हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय पाठक। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन। ये है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू। एविडेंशियरी वैल्यू से मतलब ये है कि एविडेंस में जब ट्रायल होता है तो इसका क्या यूज़ है। दोस्तों, सेक्शन 154 सीआरपीसी का जो है वो कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कमीशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को किसी भी आदमी द्वारा दिया जा सकता है। ये ओरली दिया जा सकता है, राइटिंग में दिया जा सकता है। अगर ये ओरली दिया जाता है तो इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग and it will be read over to the informant and then his signature will be obtained। लेकिन जो 154 है सेक्शन, वो कहीं भी टर्म एफआईआर मेंशन नहीं करता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टर्म यूज़ नहीं होता 154 में। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 2072 ऑफ सीआरपीसी। वहाँ लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन 154 में रिकॉर्ड होता है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर है। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट टर्म है ये सीआरपीसी में यूज हुआ है, लेकिन 154 में नहीं हुआ है। ये 207 के क्लॉज 2 में हुआ है, रोमन 2। अब 154 में हमने देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का रिपोर्ट जो है वो दायर होता है, लॉज होता है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन लॉज होता है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का पावर मिल जाता है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। अब एफआईआर हो गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है ये हमें मिलता है 207 ये जो है ये है सीआरपीसी के 2H में। 2H कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है एविडेंस कलेक्ट करना। अब हमने देखा कि 156 में जो है वो एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मिल जाती है। 157, 160 और 161 जो है वो इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा ये बताता है। जैसे वो मौके पे जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा, मौके का जो है मुआयना करेगा, किसी को भी जिसको उसको लगता है कि वो इसके बारे में कुछ जानता है उसका जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। किसी को भी जो है वो अरेस्ट और डिटेन कर सकता है जिसको लगता है कि इसका करना ज़रूरी है। और ये है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना है। अब आप जो है वो मैं ये बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए एफआईआर का लॉज होना ज़रूरी नहीं है। बिना एफआईआर के लॉज हुए भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। ये आपको 157 पढ़ के पता चलेगा। वो कहता है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड और अदरवाइज, दिस अदरवाइज आर सिचुएशंस व्हेन इवन बिफोर लॉजिंग ऑफ एफआईआर इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दूं कि अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी है, अब जो है वो उस ये इन्फॉर्मेशन जो आई उसके आधार पे जो है वो एफआईआर लॉज नहीं हुआ, बल्कि ऑफिसर जो है वो मौके पे पहुंच गए। मौके पे उन्होंने जो है वो कुछ देखा, उनको जो कोई इन्फॉर्मेशन मिला उसके आधार पे एफआईआर करने के लिए उन्होंने थाने में भेज दिया। और जब तक वो थाने में एफआईआर करने के लिए भेजते हैं तब तक वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, फिर एफआईआर लॉज होके आता है। तो हमने ये देखा कि जो एफआईआर है इसका जो है वो जो काम है, इसका जो यूज़ है वो है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर को शुरू करता है एफआईआर जो है। और इसका जो दूसरा जो यूज़ है इस इंफॉर्मेशन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पुलिस पर्सनल इज टू ऑब्टेन अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं।
इससे क्या होता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन में क्या स्टेप लेना है, उनको किस तरफ इन्वेस्टिगेशन करना है, ये पता चल जाता है। तो ये तो हुई वो बात कि जो है वो इन्फॉर्मेंट के लिए इसका क्या यूज है, और ये कि पुलिस वाले के लिए क्या इसका यूज है। अब हम जो यहाँ बात करेंगे वो है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, कि एविडेंस में इसका क्या यूज होगा, और एविडेंस का स्टेज आता है ट्रायल में। तो हम देखेंगे कि ट्रायल में एफआईआर का क्या यूज है। ट्रायल में एफआईआर का क्या यूज है, ये बात न तो कहीं सीआरपीसी में लिखी हुई है, जैसा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के 154 में है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि इसका यूज क्या होगा एविडेंस में। एविडेंस एक्ट में भी कहीं डायरेक्ट ऐसा प्रोविज़न नहीं है जहां एफआईआर के बारे में कुछ लिखा गया हो। जैसा कि आप देखेंगे कि जब 162 सीआरपीसी आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि एविडेंस में 161 स्टेटमेंट कैसे यूज होगा, इसे हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन जो है सीआरपीसी में एफआईआर के बारे में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एविडेंस एक्ट में भी कहीं डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। तो हमें जो है वो एफआईआर का क्या यूज है, इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है, ये मिलता है फ्रॉम द वेरियस केसेस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे विद द केस ऑफ शेख हसीब इलियास तबरक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1971 का केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फॉर्मेंट द यूज ऑफ एफआईआर टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, and from the point of view of the police personnel, its use is to obtain earliest information so as to take appropriate steps in the investigation। अब इसी केस में जो है वो कहा गया था कि एफआईआर का जो एविडेंशियरी वैल्यू है, एविडेंस में जो यूज है इसका दो है। एक है कोरोबोरेशन के लिए अंडर सेक्शन 157 एंड दूसरा है कंट्राडिक्शन के लिए अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये तो हो गया एक केस। हमने जो है वो ऐसे सारे केसेस के जो है वो उनमें से जो निचोड़ है वो निकाला है कि एफआईआर का जो है क्या यूज़ है, जिसे हम एक एक करके आगे देखेंगे। एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसके यूज़ है क्या। तो दोस्तों एफआईआर का जो है वो एविडेंस में यूज़ है, जैसे हमने दो देख लिया कि ये जो है वो कोरोबोरेट करने के लिए 157 में यूज होगा, कंट्राडिक्ट करने के लिए 145 में यूज होगा, और ये कंट्राडिक्शन के साथ साथ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी 145 में यूज होगा। इसके अलावा विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए 155(3) में ये यूज होगा। ये रेस जेस्टे की तरह सेक्शन 6 में यूज होगा। कंडक्ट के लिए जो है वो सेक्शन 8 में होगा। सेक्शन 9 में आइडेंटिफाई करने के लिए, सेक्शन 11 में अगर कोई केस को ऐसा फैक्ट आता है जो उसको जो है वो ख़त्म कर सकता है, बिल्कुल जो है वो झूठा साबित कर सकता है, इस बात के लिए जो है वो सेक्शन 11 में यूज होगा। सेक्शन 21 में ये एडमिशन की तरह यूज होगा। सेक्शन 27 में ये यूज होगा रिकवरी के सेंस में, और सेक्शन 32(1) में ये यूज होगा आपको अगर जिसने इन्फॉर्मेशन दिया है अगर उसकी डेथ हो गई तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, प्रोवाइडेड कि जो उस सेक्शन के और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करता हो। और इसका एक यूज जो है वो है 159 में 159 में टू रिफ्रेश द मेमोरी। जब एविडेंस जो है वो कोर्ट में दे रहा है और जो जिसने एफआईआर किया है अगर वो उसको जो है वो लगता है कि वो एफआईआर देख के अपनी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब हम जो है वो एक एक करके इसका यूज जो है वो देखेंगे। जो सबसे पहला यूज है वो है 157 में जो इसको जो है वो कोरोबोरेट करने का, और जो है इसको कंट्राडिक्ट करने का 145 में ये कहा गया था इसी केस में शेख हसीब इलियास तबरक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये जो 150 जो है वो 7 में इसको जो कोरोबोरेट करने वाली बात है और जो 145 में कंट्राडिक्ट करने वाली बात है। अब दोस्तों अगर कोई आदमी जो है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एफआईआर जो है वो लॉन्च किया है, अगर वो ट्रायल में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो उसके कोरोबोरेट और कंट्राडिक्ट होने का तो बात ही नहीं है। तो पहले तो उस आदमी को ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहिए,
इसका मतलब ये है कि वो आदमी कोर्ट में विटनेस बन के आना चाहिए। और ये है पहली रिक्वायरमेंट। और जो इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये सिर्फ उसी को कोरोबोरेट या कंट्राडिक्ट करेगा जिसने ये इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस किया है। इट कैन बी यूज टू कंट्राडिक्ट और कोरोबोरेट ओनली इट्स मेकर। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था इसी केस में, शेख हसीब के केस में। दोस्तों इस केस का फैक्ट ये है कि कुछ पुलिस वाले 3 थे, वो एक जीप में जो है वो एक रोड के किनारे बैठे हुए थे। तब तक उनको कोई भागते हुए आया और कहा कि कुछ दूर पे डकैती हो रही है। वो तीनों के तीनों डकैती वाले साइड पे गए और वो इससे पहले कि उतर पाते डकैतों ने उन्हें इंजर्ड कर दिया। डकैतों ने उन्हें इंजर्ड किया तो वो अब हॉस्पिटल चले आए। हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में जो है वो पुलिस स्टेशन पड़ा। उस पुलिस स्टेशन में उन्होंने कह दिया जी कि वहाँ डकैत है और हम लोग चोटिल हो गए और हम लोग जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। और इसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए। अब हॉस्पिटल में जो उसमें से जो इंस्पेक्टर था उसका जो है वो बयान रिकॉर्ड हुआ और उस बयान के आधार पे जो है वो FIR जो है वो लॉन्च हुआ। इंस्पेक्टर के अलावा एक सब इंस्पेक्टर था और एक जो है वो ड्राइवर था। जब इस घटना का जो है वो ट्रायल शुरू हुआ तो इस घटना के ट्रायल में 2 जो है वो लोग विटनेस बन के आए, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। अब एक बात जो इसमें है, जब इंस्पेक्टर ने जो FIR लिखवाया था उसमें इसने बताया था कि जो सब इंस्पेक्टर है उसने 2 डकैतों को जो एक पर्टिकुलर विलेज के रहने वाले हैं आइडेंटिफाई कर लिया था। और इस केस में जो शेख हसीब है उन्हीं में से एक जो है वो डकैत था। तो जो ट्रायल कोर्ट ने इस इंस्पेक्टर के बयान को जो है वो रिलाई न करके सब इंस्पेक्टर के बयान को रिलाई किया। और सब इंस्पेक्टर के बयान में जो उसने ये कहा कि उसने 2 विटनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया था, इसको कोरोबोरेट करने के लिए कोर्ट ने जो इंस्पेक्टर का बयान जो कि FIR बना था उसको यूज कर लिया, ये कह के कि देखिए इसने जो है ये बात जो है पहले भी FIR में कही हुई है कि इसने 2 जो है वो डकैतों को जो है पहचान लिया था और यही बात ये आज कोर्ट में कह रहा है, तो ये जी कोरोबोरेट हो गया। अब कोरोबोरेशन का रूल तो यही है कि अगर कोई पहले स्टेटमेंट किसी ने दिया हो और बाद में वही स्टेटमेंट दे दिया, अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो कोरोबोरेट हो रहा है पहले वाले स्टेटमेंट से बाद वाले स्टेटमेंट। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया वो ये बात थी कि जो FIR है उसका जो मेकर है वो इंस्पेक्टर है, ना कि सब इंस्पेक्टर। इसलिए जो है अगर आप सब इंस्पेक्टर के कोर्ट में जो बयान हुआ है उसको आप इंस्पेक्टर के बयान से जो कि FIR है अगर कोरोबोरेट करना चाहते हैं आप नहीं कर सकते। तो इस केस में ये लेट डाउन किया गया कि जो FIR है वो कोरोबोरेशन के लिए यूज तो होगा और कंट्राडिक्शन के लिए भी होगा, लेकिन ये कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन सिर्फ उसका होगा जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। अब दोस्तों हमने देखा था, ये तो बात फिक्स हो गई। अब हमने देखा था कि जो रिक्वायरमेंट है पहला वो ये है कि जो आदमी जिसका जो है ये बयान है वो कोर्ट में विटनेस बन के आना चाहिए। अब FIR तो कोई भी लॉन्च कर सकता है, FIR एक्यूज भी लॉन्च कर सकता है। अब अगर देखना ये है कि क्या एक्यूज जो FIR लॉन्च करता है उसका जो है वो क्या यूज है। दोस्तों एक्यूज प्रोसिक्यूशन के लिए विटनेस तो बन नहीं सकता और डिफेंस के लिए भी वो विटनेस बनेगा कि नहीं बनेगा ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो बने चाहे तो ना बने। तो अगर विटनेस बनेगा ही नहीं तो कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो विटनेस बनता है, अगर वो 315 का अपना जो है वो प्रोविज़न यूज करके विटनेस बनता है तो वो इसके लिए यूज़ किया जाएगा। अब देखना ये है कि जो FIR में जो स्टेटमेंट है और वो एक्यूज का स्टेटमेंट है। अब देखना ये है कि एक्यूज का जो स्टेटमेंट FIR में है उसका नेचर क्या है। अगर वो कन्फेशनल नेचर का है, अगर उसने जो है वो कन्फेशन किया है उस FIR में तो इसका क्या यूज होगा। अगर वो मियर एडमिशन है तो क्या यूज होगा। अब जो है वो इस बारे में जो है
हमें देखना ये है कि अगर वो कन्फेशन है तब तो वो जो है वो जो सेक्शन 24, 25 और 26 एविडेंस एक्ट है उसके दायरे में आ जाएगा। अगर वो एडमिशन है तो वो 21 तक ही रहेगा, वो आगे नहीं आएगा। इस बारे में हम जो है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको जो है हम देखेंगे। और इनमें जो सबसे पहला केस है वो है फद्दी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में हुआ क्या था कि जो फद्दी है उसका जो है एक जो है वो लड़का था स्टेपसन, जिसका उसने मर्डर कर दिया था और मर्डर करके कुएं में फेंक दिया था। इसने जो है वो मर्डर करने के बाद थाने गया और थाने में जाके इसने कहा कि उसने उसके लड़के की डेड बॉडी एक कुएं में देखा है, और उसमें इसने ये भी बताया कि उसे जो है शक है कि 2 और लोग जिनको नाम उसने उसमें बताया उन्होंने इसे मार के फेंका है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये फद्दी नहीं मारा है और फद्दी के खिलाफ ही उस केस में जो है वो ट्रायल चला। अब ट्रायल के दौरान जो एफआईआर उसने लॉन्च की थी थाने में कि उसने जो है वो लाश को पहले देखा और उसको जो पता था कि लाश कहाँ है और बाद में उससे कुछ रिकवरी भी हुई थी, तो इन सब चीज़ों का जो है यूज क्या होगा, इसका जो है वो कोर्ट ने एडमिशन की तरह जो है वो यूज किया। फद्दी ने कहा भाई ये तो मैं ही एक्यूज हूँ और मेरा ये स्टेटमेंट है, तो ये तो जो है वो 25 में बार है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये कन्फेशनल एफआईआर नहीं है, ये एफआईआर जो है वो कन्फेशन नहीं है, ये मियर एडमिशन है, इसलिए ये 25 में बार नहीं होता और इसे जो है वो यूज किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अगर वो एडमिशन नहीं होता तब तो वो बार हो जाता। और इस तरह का जो है वो जो केस आया वो केस था दोस्तों अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नगेसिया के केस में क्या होता है कि एक आदमी जो है वो अपनी बड़ी माँ को और उसकी जो बेटी है उसको जो है वो मार देता है कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके, और मारने के बाद वो सीधे जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है और एग्जैक्टली उसने जो कुछ भी किया है विथ मोटिव एकदम जो है वो नरेट कर देता है पुलिस के सामने, और पुलिस उसी के बेसिस पे एफआईआर लिख लेती है। इसके बाद जो है वो पुलिस उसको फॉलो करती है, वो सारे रिकवरीज भी होते हैं, डेड बॉडी, हथियार एंड अदर सर्कमस्टांसेस। अब इसमें हुआ क्या कि जो मेन चीज़ जो मेन जो एविडेंस था वो एक्यूज के खिलाफ वो था उसकी वो एफआईआर। अब इस केस में कोर्ट को ये देखना था कि ये एफआईआर जो है वो यूज हो सकता है नहीं हो सकता। तो जो ट्रायल कोर्ट है अप टू द हाई कोर्ट, उसने इनका यूज जो है वो इस आधार पे किया। उन्होंने किया क्या कि उसने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसको उन्होंने बाइफर्केट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, और जो एग्जैक्टली उसने मर्डर से रिलेटेड स्टेटमेंट जो दिया था उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट को उन्होंने एडमिशन के तौर पे जो है वो एडमिट कर लिया एविडेंस में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आया तो क्वेश्चन ये था कि क्या एफआईआर को जो कन्फेशनल नेचर का है उसे बाइफर्केट करके उसमें से एडमिशन वाला पार्ट एडमिट कर लिया जाएगा और केवल कन्फेशन वाला पार्ट छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कन्फेशन है किसी एफआईआर में तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन दैट एफआईआर विल बी अ पार्ट ऑफ कन्फेशन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का मर्डर करने के बाद थाने जाता है और कहता है कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस आदमी को इसलिए जो है वो मारना चाहता था, मोटिव, और ये कि उसने जो है हथियार खरीदे, ये कि वहाँ पर गया, और ये कि उसने चाकू जो है वो उसके पेट में मार दिया और उसके लाश को छुपा दिया। तो ये जो चाकू पेट में मारा और लाश छुपाया यही दोनों तो ऑफेंस है, बाकी सारा कुछ तो हथियार खरीदना और जो है वो मोटिव रखना ये कोई ऑफेंस तो है नहीं। तो आप क्या इसको अलग अलग करके एडमिशन की तरह यूज कर लेंगे? नहीं कर सकते। ये एक कन्फेशनल एफआईआर है और इसका हर स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन का पार्ट है
और ये जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। अब दोस्तों इसमें जो है वो अगला केस जो है वो ये देखना है, इसमें जो है वो फद्दी के केस को और जो ये केस है, इस केस अग्नू नगेसिया का केस, इस दोनों केसेस को जो है वो इसलिए अलग अलग करना है क्योंकि वो एक कन्फेशनल एफआईआर नहीं था और ये एक कन्फेशनल एफआईआर है। अब जो है वो अग्नू नगेसिया के केस में ही ये कहा गया कि एफआईआर का जो अदर यूज़ है वो है सेक्शन 8 ऑफ जो है वो एविडेंस एक्ट, कंडक्ट। जैसे कि अगर कोई जो है वो एफआईआर करने जाता है तुरंत और जो है वो कहता है कि जो उसने ऑफेंस नहीं किया, तो ये कंडक्ट है। कंडक्ट के लिए जो है वो ज़रूरी ये होता है कि कंडक्ट इज़ स्टेटमेंट इज़ सपोर्टेड बाय कंडक्ट। इसका जो है वो मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई जो है दौड़ते दौड़ते थाने जाता है और उसने कह रहा है कि उसने कहा पुलिस वाले को, देखो कोई आदमी जो है वो मुझे जो है वो बहुत जो है वो मारा है और अभी भी मुझे जो है वो मेरा वो पीछा कर रहा है। अगर इस और वो जो है वो हाफ रहा है या रो रहा है और इस आधार पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये जो है वो लॉज होता है एफआईआर, तो वो जो उसका स्टेटमेंट है वो उसके कंडक्ट से दिख रहा है। वो डरा हुआ था, दौड़ के आ रहा था, वो किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। इसका मतलब ये है कि उसका स्टेटमेंट जो है उसके कंडक्ट से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था और उसका वो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि जो है वो कंडक्ट को सपोर्ट कर रहा था, वो जो है वो एडमिसिबल हो जाएगा एविडेंस एक्ट में। अब इसमें जो हमें अगला केस देखना है वो है निसार अली का, निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ क्या कि जो एक्यूज़ है वो एक शॉप पे बैठा हुआ था, जो शॉप कुदरतुल्लाह की थी, और एक जो डिसीज्ड है वो कहीं से आता है और एक्यूज़ का और डिसीज्ड का आपस में जो है वो किसी तरह का झगड़ा होने लगता है। एक्यूज़ जो है उस पर जो है वो गुस्सा हो जाता है। इसी बीच कुदरतुल्लाह उसको एक चाकू पकड़ा देता है और उस चाकू से वो उसको मार देता है। मार के वो तो भाग जाता है। अब कुदरतुल्लाह करता क्या है कि वो चाकू और वो डेड बॉडी दोनों लेके पहले तो हॉस्पिटल, फिर थाने जाता है और एफआईआर करा देता है। अब देखना ये था कि इस एफआईआर का उस एक्यूज़ के खिलाफ जो है वो क्या यूज होगा। इसमें जो है वो कुदरतुल्लाह जो था वो भी कोई एक्यूज था। अब इसमें जो है वो एक्यूज़ ने कहा जी कि जब ये स्टेटमेंट जो एफआईआर है ये जो है वो यूज हो ही नहीं सकता एक्यूज़ के खिलाफ, जो को एक्यूज है उसके खिलाफ, तो हमारे खिलाफ कैसे यूज होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा कि अगर कोई एफआईआर किसी एक एक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता तो वो बाकी के को एक्यूज के अगेंस्ट भी यूज नहीं हो सकता। अब जो है वो इसमें हमें जो है वो अगला हमने यूज पढ़ा था कि इसका जो है वो इम्पीचमेंट के लिए भी 155(3) में यूज होगा, और ये कहा गया था शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। अब जो अगला यूज हमने देखा वो है टू रिफ्रेश मेमोरी। टू रिफ्रेश मेमोरी का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट पढ़ा है या कहीं लिखा है या पहले कहीं दिया है जो लिखित है, और वो आज अगर उसी के रिगार्डिंग जो है वो कोई बात कोर्ट में कह रहा है, अगर उसको कोई बात जो है वो मेमोरी में जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं आ रही है अभी, तो वो अपना वो स्टेटमेंट देख के जो है और बता सकता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो स्टेटमेंट दे रहा हो तो उसके ठीक पहले या ठीक बाद वो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में एकदम फ्रेश हो। अब इसमें जो है वो अगला जो यूज है वो है 32(1) में। 32 जो है 32(1) जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो एफआईआर है वो ऐसे किसी सर्कमस्टांस के बारे में बताता हो, ऐसे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हो जो डेथ से जो है वो रिलेटेड हो, जो जिसकी डेथ हुई है उसके डेथ उसी के वजह से हुई हो, उसी ट्रांजैक्शन में हुई हो। और जो दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि उसका डेथ, उस आदमी का डेथ जो है वो इस केस में जो है वो डिसाइड होना हो। डेथ शुड बी इन द क्वेश्चन इन सच ट्रायल। इसमें जो केस है वो है मुन्ना राजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें होता क्या है कि मुन्ना राजा और छोटन, ये दो लोग जो है वो एक बहादुर सिंह के मर्डर के लिए जो है इन पे जो है वो केस चलता है। अब ये जो बहादुर सिंह था इसने जो है एक इन्फॉर्मेशन लॉन्च किया था, इन्फॉर्मेशन दिया था जो पुलिस वाले ने रिकॉर्ड करके, और उसी के आधार पे इसका जो है एफआईआर लिखा था। अब कोर्ट ने कहा कि ये जो है चूँकि एफआईआर है ये, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। अब
कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि नहीं, अगर कोई एफआईआर है और एफआईआर करने वाला जो है वो उसकी डेथ हो गई है बाद में, और वो उसी के डेथ से रिलेटेड कोई जो है वो ट्रांजैक्शन उस एफआईआर में बताया जा रहा है, तो ये जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा, भले ये एफआईआर के फॉर्म में क्यों ना हो। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद जो है सेक्शन 6 और 11 में इसका यूज होगा, ये बात कहा गया था मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। मैंने जो आपको पहले एक जो है वो एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या था कि अगर कोई आदमी जो है कोई ऐसा चीज़ करता है जो एक ही ट्रांजैक्शन में, जिस ट्रांजैक्शन में जो है वो घटना हुआ है, अगर उसी ट्रांजैक्शन में वो जो है एफआईआर भी लॉन्च करता है, और अगर ये दोनों बातें एक सेम ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो ये सेक्शन 6 में जो है वो रेस जेस्टे होगा। और इसमें जो केस है जो बहुत ही डिसिसिव है वो है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये दूधनाथ पांडे वाले केस में क्या हुआ था कि विजय भान किशोर जो है, इसका जो है वो मर्डर हो गया था, और एक्यूज दूधनाथ पांडे ने इसको जो है वो शूट कर दिया था। और ये शूट तब किया था जब वो अपनी सिस्टर रंजन किशोर को इलाहाबाद के सेंट एंथनी स्कूल में, जहाँ वो टीचर थी, वहाँ जो है वो स्कूटर से ड्रॉप करके और वापस आ रहे थे, और वहाँ के हाथी पार्क के आसपास जो है वो पहुँचे थे। इसमें जो है वो जो थोड़ा सा और फैक्ट ये है कि ये जो रंजन किशोर हैं और ये जो रंजना किशोर और ये जो विजय भान, ये भाई बहन हैं, और ये एक वहाँ के बड़े वकील साहब के जो हैं वो बेटे बेटी हैं, मतलब थे। और ये जो है अपने जो है वो घर में एक किराएदार रखे थे, जो कि इसमें जो मर्डरर है वो है। वो उस किराएदार की किसी तरह जो है उस लड़की से जो है, लड़की पे जो है उसका दिमाग सेट हो गया कि दैट ही शुड मैरी हर। वो उसको जो है वो इस तरीके से देखने लगा, तो ऐसा कुछ पता चला, तो उन्होंने जो उसको घर से हटा दिया। इसके बाद उसने कुछ लीगल बैटल भी शुरू किए। उसने पहले जो है वो कोर्ट में केस फाइल किया कि ये हमारी वाइफ है, हमने इससे शादी किया है, इससे हमें दिला दो। इसके वहाँ लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसका केस डिसमिस हो गया। फिर उसने एक रिट फाइल किया, वहाँ भी लड़की के स्टेटमेंट से जब रिट डिसमिस हो गया, तब इसने एक दिन जो है घटना से ठीक पहले वाले दिन शाम को जो है वो आके धमकी दिया कि मैं तुम्हें जो है वो मार दूँगा। दूसरे दिन सुबह जो है वो जब ये स्कूल में छोड़ के वापस हाथी पार्क के पास पहुंचा, तो उसने उसको गोली से मार दिया। जैसे ही वो लड़का हाथी पार्क में जो है, जैसे ही वो लड़का स्कूल में छोड़ने गया था अपने सिस्टर को, वैसे ही उसका घर का एक नौकर और नौकर का एक दोस्त जो है वो हाथी पार्क घूमने के लिए निकल गए थे, और घटना के समय वो वहीं मौजूद थे। हुआ क्या कि वो लोग जब घटना के समय जो वहाँ मौजूद थे, जैसे ही उसको गोली लगी, वो दौड़ के स्कूल में गए और स्कूल में उसकी सिस्टर को बताया कि वो जो है उसको जो है वो गोली मार दिया है। सिस्टर उसकी वहाँ से दौड़ते हुई आती है वहाँ मौके पे, उसको देखती है कि वहाँ जो है वो भाई जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। वो वैसे ही दौड़ते दौड़ते जो है वो 2 किलोमीटर दूर जो है वो थाना था, वो थाने में पहुँच जाती है, और उस थाने में जाके वो एक 1.5 पेज का जो है वो लेटर लिखती है, जो एफआईआर बनता है, जिसमें उसने घटना के पूरे एपिसोड को उसी 1.5 पेज में जो है वो लिख दिया। उसने लिख दिया कि किस तरह से जो है वो आदमी उसे जो है वो परेशान किया करता था, किस तरह से जो है वो उसने कोर्ट में भी केस फाइल किया था, और किस तरह से उसने जो है पहले भी परेशान करने की कोशिश में जो है वो किया था, तो पुलिस के कंप्लेंट पे अरेस्ट हुआ था। किस तरह से उसके नौकर वहाँ हाथी पार्क गए थे, किस तरह से वो उसका भाई वहाँ से जो है छोड़ के आ रहा था, और किस तरह से वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी वहाँ आई, उन्होंने उन्हें क्या बताया, और फिर वो आके इंफॉर्मेशन जो है लॉन्च कर दी। तो इसमें जो ये एफआईआर है, ये जो है वो कोर्ट ने रेस जेस्टे की तरह यूज किया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि एफआईआर इतना प्रॉम्प्टली लॉन्च किया गया है, इतना जल्दी लॉन्च किया गया है कि ये एक ही ट्रांजैक्शन है, वहाँ मर्डर का होना, उनका भाग के स्कूल जाना, लड़की का वहाँ आना, फिर दौड़ के जो है वो थाने जाना, और थाने में ये पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ एफआईआर लॉन्च कर देना। इसमें कहीं भी सोचने समझने की जो है या कुछ जो है वो घुसेड़ने की, कुछ अपने मनमानी करने का, किसी से कंसल्टेशन करने का उसके पास जो है वो समय नहीं था, और ये बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी में थी।
इस आधार पे इसे जो है वो रेस जेस्टे की तरह इस केस में जो है वो यूज किया गया। इसमें जो अगला केस है वो है राम कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में जो है वो ये कहा गया कि अब अगर कोई जो है वो एफआईआर किसी जो है वो किसी के डिसीज का अगर फादर है और वो एफआईआर लॉन्च करता है वो भी 4 घंटे बाद, और उसमें जो है वो अगर वो अक्यूज का नाम भी नहीं बताता है, तो इसमें जो है ये यूज जो है वो नहीं हो सकता इसका, क्योंकि इसमें जो है उसके पास अच्छा खासा समय था सोचने समझने का, कुछ अपने मन का या कुछ किसी से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके इसमें घुसेड़ने का। अगला केस इसमें है दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में जो है वो एफआईआर को कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए जो है वो यूज हो सकता था, ये जो है वो कहा गया। और इसमें ये भी कहा गया कि इसे जो है वो 32(1) में और जो है वो सेक्शन 8 में जो है वो यूज किया जा सकता। तो हमने देखा शुरू से लेके कि जो एफआईआर है इसका यूज जो है वो जनरली हम जो है सेक्शन 6 में रेस जेस्टे, सेक्शन 8 में कंडक्ट, सेक्शन 9 में आइडेंटिफाई करने के लिए विटनेसेस को या किसी जो है वो एक्यूज़ को, अगर एफआईआर में लिखा हुआ है कि उसने जो है वो किसी विटनेस का उसमें नाम लिखा हुआ है और वो कहता है कि इस विटनेस को वो जानता है, तो अगर वो आइडेंटिफाई करता है बाद में तो कहा जाएगा कि नहीं उसने जो है वो उसमें भी आइडेंटिफाई किया था। इसका जो है वो फिर जो है वो एडमिशन के लिए यूज हो सकता है अगर ये जो है वो एक्यूज का नहीं है, और अगर ये जो है वो कन्फेशनल नेचर का नहीं है। इसका यूज जो है वो 27 में रिकवरी के लिए होता है। जैसे अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया है और उसके आधार पे अगर कोई रिकवरी होती है तो वहाँ जो यूज होता है 32(1) में यूज होगा डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, 155(3) में यूज होगा ये जो है वो क्रेडिट को जो है वो डिसक्रेडिट करने के लिए विटनेसेस के जो है वो स्ट्रेंथ को, 145 में क्रॉस एग्जामिनेशन और कंट्राडिक्शन के लिए, 157 में जो है वो कोरोबोरेशन के लिए, और 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो ये है जो है वो एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, जो हम इन सारे प्रोविजंस के और इन सारे केस लॉ के आधार पे जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्लास में हम जो है वो बात करेंगे 161 स्टेटमेंट के एविडेंसरी वैल्यू के बारे में, जो कि बेसिकली सीआरपीसी से गवर्न होता है और एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस भी इसमें आते हैं। तो हम जो है उसे देखेंगे अगले क्लास में।